प्रिय विद्यार्थियों, जर्मनी के एकीकरण के प्रथम चरण में हमने देखा कि किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के परिणामों के परिणाम स्वरूप जर्मनी में राष्ट्रवाद की विचारधारा लोकप्रिय हुई। जर्मनी की जो 39 राइन राज्य संघ थे, इनमें ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त होकर संगठित होने की विचारधारा लोकप्रिय हुई। जर्मनी में ऑस्ट्रिया की नीतियों के विरुद्ध एकजुट होकर उदारवादियों ने प्रशा के नेतृत्व में जर्मन राज्यों को संगठित करने का प्रयास शुरू किया। ऐसे में जब वहाँ बौद्धिक जागृति और जॉलबरीन जैसी संस्था का उदय होता है तो इस एकीकरण की गति को बल मिलता है। प्रशा के नेतृत्व में आर्थिक संघ बनाकर आर्थिक एकीकरण का जो प्रयास शुरू किया, इसने अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक एकीकरण की दिशा में गति प्रदान की। इसी में हमने देखा कि 1815 से 1862 ईस्वी के मध्य औद्योगिक क्रांति, 1830 और 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जर्मनी के एकीकरण की दिशा में प्रगति हुई। 1861 ईस्वी में जब फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जो प्रशा का शासक था, इसकी मृत्यु के बाद विलियम प्रथम शासक बना तो उसने युद्ध मंत्री वॉन रून और सेनापति वॉन माल्टके के साथ मिलकर प्रशा को सैन्य दृष्टि से शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया और इसके लिए उसने संसद से सेना के लिए बजट पास करवाने का प्रयास किया। ऐसे में जब निम्न सदन में, जिसमें उदारवादी थे, उन्होंने इस तरह के प्रस्ताव को खारिज कर दिया तो वॉन रून के कहने पर बिस्मार्क को 1862 ईस्वी में प्रशा का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बिस्मार्क, जिसने 1847 ईस्वी में जर्मनी की राजनीति में प्रवेश किया था, 8 साल तक प्रशा का नेतृत्व राष्ट्रीय सभा में किया था। उसने रूस और फ्रांस में प्रशा के राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। 1862 ईस्वी में फ्रांस से वापस बुलाकर उसे जब प्रशा का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो संकट सामने था, ऐसे में बिस्मार्क ने जब शपथ ली तो उसने कहा कि श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा, किंतु संसद के साथ संघर्ष में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। उसकी बुक है रिफ्लेक्शंस एंड रेनेसांस। इस बुक के माध्यम से हमें बिस्मार्क के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण किया, अर्थात उसने सैन्य बल से, कूटनीति से, दूरदर्शिता से, आत्मबल से और योग्य नेतृत्व से जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में पूर्ण किया। उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन परिस्थितियों का निर्माण किया जिनके कारण ऑस्ट्रिया निर्बल हो गया, अकेला पड़ गया और उसने इस तरह से परिस्थितियां निर्मित करी कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध आवश्यक हो गया। सर्वप्रथम हम देखें तो उसने 1863 ईस्वी में पोलैंड समस्या को लेकर रूस की मित्रता प्राप्त करी। पोलैंड और रूस में जब संघर्ष चल रहा था तो प्रशा ने रूस का पक्ष लिया, जबकि ऑस्ट्रिया पोलैंड के पक्ष में था। ऐसे में रूस की निकटता और मित्रता प्रशा को मिली। दूसरा हम देखें, फ्रांस में इस समय नेपोलियन तृतीय का शासन था। बियारित्ज में जब उसने नेपोलियन तृतीय से मुलाकात कर मित्रता का प्रस्ताव दिया तो उसने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध संघर्ष में फ्रांस का सहयोग भी प्राप्त कर लिया। उसने फ्रांस की तटस्थता की बात स्वीकार करी और इसके बदले उसे बेल्जियम और राइन नदी क्षेत्र के प्रदेश देने की बात कही। इस तरह से फ्रांस का सहयोग भी प्रशा को मिला।
इटली, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपने एकीकरण के लिए उसे वेनेशिया को प्राप्त करना आवश्यक था, और इस वेनेशिया को प्राप्त करने के लिए उसे प्रशा के साथ समझौता किया, और प्रशा ऑस्ट्रिया युद्ध में इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्रशा का साथ देने की बात कही। इस तरह से वेनेशिया के लिए इटली भी प्रशा के साथ मिल गया। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इंग्लैंड इस समय अलगाववाद की नीति अपना रहा था, तटस्थता की नीति थी, उसे किसी भी राष्ट्र से कोई मतलब नहीं था। तो इंग्लैंड की निष्क्रियता की वजह से रूस और फ्रांस और इटली की मित्रता के बल पर प्रशा अपने विरोधी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार था, और इसके लिए वो परिस्थितियों के लिए भूमिका तैयार कर रहा था, और ये भूमिका उसको मिल गई 1862 ईस्वी में। और ये परिस्थितियाँ दिन प्रतिदिन बनती चली गई, और डेनमार्क के विरुद्ध उसको अवसर मिला 1864 ईस्वी में। डेनमार्क के विरुद्ध स्लेस्विग और हॉलस्टाइन डचियों को लेकर जो संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में प्रशा ने, बिस्मार्क ने कूटनीति से काम लेते हुए ऑस्ट्रिया को अपने पक्ष में कर लिया और डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध किया। इस युद्ध में प्रशा और ऑस्ट्रिया की सेनाओं से डेनमार्क पराजित हुआ। स्लेस्विग और हॉलस्टाइन के डचियों से तो उसको अपना प्रभाव, अपना नियंत्रण समाप्त करना ही पड़ा। साथ ही उसे जो कील का बंदरगाह था, लॉयनबुर्ग था, ये भी प्रशा को देना पड़ा। दोनों के मध्य वियना संधि हुई 27 अक्टूबर 1864 ईस्वी को, जिसकी पुष्टि गैस्टाइन समझौते के माध्यम से हुई 14 अगस्त 1865 ईस्वी को। प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य स्लेस्विग और हॉलस्टाइन डचियों के भविष्य को लेकर ये संधि की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि स्लेस्विग पर प्रशा का अधिकार बना रहेगा, उसका अधिकार स्वीकार किया गया, जबकि हॉलस्टाइन पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्वीकार किया। इसमें बिस्मार्क ने बहुत ही दूरदर्शिता से काम लिया और हॉलस्टाइन पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व स्वीकार करके भविष्य के लिए युद्ध की पृष्ठभूमि उसने तैयार कर दी, क्योंकि स्लेस्विग और हॉलस्टाइन दोनों में ही जर्मनवासी रहते थे और दोनों ही प्रशा के नेतृत्व में मिलना चाहते थे। परंतु जब हॉलस्टाइन पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्वीकार किया तो उसने युद्ध की आवश्यकता इसमें कहीं ना कहीं रोपित कर दी। चूँकि हॉलस्टाइन ऑस्ट्रिया के दक्षिण में था, ऑस्ट्रिया के खिलाफ था, तो आने वाले समय में दोनों में संघर्ष होना आवश्यक हो गया था। ऐसे में हम देखें तो लॉयनबुर्ग प्रशा ने ऑस्ट्रिया से ले लिया, खरीद लिया, और जो कील का बंदरगाह था उस पर दोनों का प्रभाव स्वीकार किया गया। परंतु प्रशा को यहाँ पर किलेबंदी करने की सुविधा ऑस्ट्रिया ने दे दी। इसमें कहा गया कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि कोई राष्ट्र इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। बिस्मार्क ने जब ऑस्ट्रिया के इस गैस्टाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तब इस तरह का कथन कहा। अब चूँकि डेनमार्क के विरुद्ध उसने ऑस्ट्रिया का सहयोग प्राप्त कर लिया था, उसने ऑस्ट्रिया को सैन्य बल पर अब कमज़ोर करने के लिए रूस से, फ्रांस से समझौता कर लिया था, तो वह आगे मौके की तलाश में था और हॉलस्टाइन देकर उसने इस मौके को भी भुना लिया था। हुआ ये था, जुलाई 1866 ईस्वी तक दोनों में संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका था। 7 सप्ताह का ये युद्ध हुआ, जिसे सेडोवा का युद्ध भी कहते हैं। 6 जून 1866 से जुलाई 1866 ईस्वी के मध्य स्लेस्विग और हॉलस्टाइन को लेकर प्रशा और ऑस्ट्रिया में युद्ध सुनिश्चित था। इससे पूर्व प्रशा ने रूस से, इटली से और फ्रांस से समझौता कर इनका समर्थन ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्राप्त कर लिया था और युद्ध का वातावरण अब धीरे धीरे करके उसने तैयार कर लिया था। ऐसे में हम देखते हैं कि जब ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई 1866 ईस्वी में, 7 सप्ताह तक ये जो युद्ध चला है, 1866 ईस्वी में, जुलाई 1866 ईस्वी में दोनों के मध्य निकोलसनबर्ग की अस्थायी संधि हुई और संधि की पुष्टि हुई 23 अगस्त 1866 ईस्वी को प्राग संधि के माध्यम से। वियना कांग्रेस द्वारा निर्मित जर्मन परिसंघ को समाप्त कर दिया गया और ऑस्ट्रिया का प्रभाव इस पर से समाप्त हो गया। अब उत्तरी जर्मनी के जो 21 राज्य थे, इन 21 राज्यों पर प्रशा का अधिकार स्वीकार किया गया और 21 राज्यों ने प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण किया। आधा जर्मनी एक हो चुका था। इसी तरह से
स्लेस्विग हॉलस्टीन, नासा, हेस्केसल, हेस्डार्मस्टेड का उत्तरी भाग फ्रैंकफर्ट प्रशा को मिला। इसी तरह मैन नदी के उत्तर में स्थित जो राज्य थे ये सभी जर्मन राज्य प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मनी राज्यों के रूप में एकजुट हुए। इसी तरह मैन नदी के दक्षिण में जो राज्य थे बवेरिया, बर्टेनबर्ग और बैडेन, इनकी स्वतंत्रता स्वीकार की गई क्योंकि इन पर अभी भी फ्रांस का प्रभाव था। यहाँ के कैथोलिकों पर फ्रांस अपना अधिकार मानता था। वेनेशिया संधि के परिणाम स्वरूप इटली को मिल गया। इस तरह से प्राग संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया की शक्ति का दमन प्रशा ने किया। अब जर्मनी के एकीकरण में केवल दक्षिण जर्मन के राज्य रह गए थे और इसके लिए उसका फ्रांस से युद्ध आवश्यक हो गया था। ऐसे में हम देखें तो नेपोलियन तृतीय के साथ अब प्रशा का संघर्ष आवश्यक हो गया था। तो बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से, दूरदर्शिता से, अपनी सूझबूझ से, अपने रण कौशल से इस तरह की परिस्थितियां बनाई कि फ्रांस और प्रशा का युद्ध आवश्यक हो गया। और आने वाले समय में हम देखते हैं कि 1870 ईस्वी में फ्रांस के साथ प्रशा का युद्ध हुआ। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे और ये कारण था फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर आघात। एम्स्टार को जब लीक कर दिया गया था तो ये भी एक कारण बना था। और इसी तरह हम देखें तो स्पेन की राजनीति को लेकर दोनों के मध्य में जो मतभेद चल रहा था वो भी एक कारण था। इससे पूर्व नेपोलियन को ये लग रहा था कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो युद्ध हुआ है जिसमें तटस्थता के बात फ्रांस ने की थी तो उसके बदले उसको लग्जमबर्ग या राइन नदी क्षेत्र या बेल्जियम का क्षेत्र उसको मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। ऐसे में जब वो मैक्सिको से हॉलैंड से लग्जमबर्ग लेने का प्रयास करने लगा तो इसका पता प्रशा को चल गया और इसका विरोध किया गया, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेपोलियन तृतीय की साख पर धब्बा लगा। ऐसे में हम देखते हैं कि स्पेन की राजनीति में जब वहाँ की जो रानी थी इज़ाबेला द्वितीय को राजगद्दी से हटा दिया गया और प्रशा के निकटतम जो रिश्तेदार थे लियोपोल्ड को वहाँ का शासक बनाने की बात हुई। जून में उसने अपनी स्वीकृति दी, परंतु फ्रांस के विरोध के कारण, नेपोलियन तृतीय के विरोध के कारण उसे अपना नाम वापस लेना पड़ा। और फ्रांस की प्रतिक्रिया ये हुई कि वो प्रशा पर दबाव डालने लगा कि लियोपोल्ड या उसका कोई भी रिश्तेदार वहाँ का शासक नहीं बनेगा। इस वार्ता का जो बेनेडिक्टी और विलियम प्रथम के मध्य वार्ता हो रही थी, इसका तार जब बिस्मार्क के पास पहुंचाया गया तो बिस्मार्क ने इस गुप्त समझौते को समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दिया और यही घटना दोनों के मध्य संघर्ष का कारण बनी। प्रशा और फ्रांस दोनों की जनता अब युद्ध के लिए तैयार हो गई। दोनों अपने अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना चाहते थे और बिस्मार्क इसी मौके की तलाश में था। इसी कारण दोनों के मध्य 1870 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें इटली ने भी प्रशा का सहयोग दिया। रोम में उसने विद्रोह करके फ्रांसीसी सेनाओं को वहाँ से भगाया। तो एक तरह से फ्रांस को इटली से और प्रशा से संघर्ष करना पड़ा और शीघ्र ही इस युद्ध में नेपोलियन तृतीय फ्रांसीसी सेनाएं पराजित हुई और 10 मई 1871 ईस्वी को उसको फ्रैंकफर्ट संधि करनी पड़ी। इस संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस को मेज, स्ट्रासबर्ग, एल्सस, लॉरेन प्रदेश जर्मनी को देने पड़े और उसको लगभग 20 करोड़ पौंड युद्ध हार जाने के रूप में भी प्रशा को देने पड़े और 3 वर्ष की अवधि इसमें तय की गई थी। और जब तक युद्ध हार जाना नहीं दिया जाता तब तक जर्मनी की सेनाएं वहां पर रहेगी। ये सारी शर्तें इस फ्रैंकफर्ट संधि में रखी गई। सबसे बड़ा परिणाम जो निकल कर आया वो ये था कि वर्साई के महल में विलियम प्रथम का राज्याभिषेक बिस्मार्क ने किया था जनवरी 1871 ईस्वी को। और इस तरह से जो दक्षिण जर्मनी के राज्य शेष रह गए थे, बेडेन, बर्टनबर्ग, हेस्डार्मस्टेड, इन सभी को मिलाकर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया गया। इस घटना के परिणाम स्वरूप फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया, इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप संभव हो पाया। बिस्मार्क की रक्त और लौह नीति अर्थात सैन्य बल की नीति से, कूटनीति से जर्मनी का एकीकरण पूरा हो पाया। प्रशा के नेतृत्व में, विलियम प्रथम के नेतृत्व में बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण पूर्ण किया और इसके लिए उसे डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से और फ्रांस से युद्ध करना पड़ा। 1864 ईस्वी में डेनमार्क के साथ, 1866 ईस्वी में उसका ऑस्ट्रिया के साथ और 1870 ईस्वी में उसका फ्रांस के साथ संघर्ष हुआ। नेपोलियन तृतीय जैसी शक्ति को उसने युद्ध में पराजित किया। ऑस्ट्रिया के शासक को उसने युद्ध में पराजित करके प्रशा पर से, जर्मनी पर से उसका प्रभाव हमेशा के लिए समाप्त किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिस्मार्क ने अपनी दूरदर्शिता से, कूटनीति से जर्मनी का एकीकरण पूरा किया।